नमस्कार श्रोताओं, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, अभी हमारा देश अमृत काल में है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के अपने मूल वाक्य के अंतर्गत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठनों और मंचों, खास तौर से G20 के तहत भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है और भारत की वर्तमान स्थिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार की है। इस बारे में श्री संजीव वार्ष्णेय जी से हम बात करेंगे। आप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग प्रमुख हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार प्रियंका जी और नमस्कार आपके श्रोताओं को। सबसे पहले आप ये बताइए कि विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरह से होता है। देखिए, हर देश जो है चाहता है कि हम विज्ञान को आगे बढ़ाएं, जागरूकता को आगे बढ़ाएं, लॉजिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाएं और इसीलिए हम वैज्ञानिक सहयोग भी करते हैं। तो मूल रूप से हमारा जो सिद्धांत रहा है कि अगर हम सहयोग करें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं सहयोग क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या का जो भी हम देखते हैं उसको कई एंगल से देखा जाता है, कई सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इसके लिए हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। तो कोलैबोरेटर नॉर्मली जो है वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, 100% मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमने खुद की अपनी क्षमता डेवलप की है उसका वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, विज्ञान जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, समय के रूप में भी और कीमत के रूप में भी, और एक ही साथ कई सारे लोग किसी वैज्ञानिक समस्या पर काम करते हैं। तो कोलैबोरेशन से क्या होता है, हम उस चैलेंज को बांट सकते हैं और उससे हम समय की भी बचत कर सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं और मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तीसरा होता है कि खूब बड़ी बड़ी हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जैसे कि यूरोप में है सर्न, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर यूरोप। अब वो जो परियोजना है वो कई बिलियन यूरो की है, तो उसमें भारत भी एक पार्टनर है और इस तरह की कई परियोजनाएं हैं जिसमें खूब सारे देश मिलकर काम करते हैं। तो हमारी लक्ष्य ये है कि जो सुविधाएं हम अपने यहाँ नहीं बना पाए हैं वहाँ भी हमारे वैज्ञानिक जाकर प्रयोग कर सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेसिकली मैं मानता हूँ एक तरीके से वैल्यू एडिशन है, जो रिसर्च हम खुद कर रहे हैं और जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम इस कोलैबोरेशन के माध्यम से हल कर पा रहे हैं। इसमें न केवल इंडिविजुअल का विकास होता है, मतलब ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट होती है, बल्कि संस्थानों का भी विकास होता है और हम अपनी समस्याओं का हल भी ढूंढ पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग संगठन, उसमें किस प्रकार से विभिन्न देशों का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि भारत ने इसका इनिशिएटिव लिया था। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुराष्ट्रीय संस्था है जो हमने क्रिएट की है कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में। अब हमें पता है कि हमारे पास जितना कोयला, जितना पेट्रोल है वो असीमित नहीं है और धीमे धीमे समाप्त होता जा रहा है। दूसरा, कोयला और पेट्रोल के साथ जो प्रॉब्लम है वो है पॉल्यूशन की। तो आज वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा पर ध्यान देना है। हरित ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रेशियस टाइम लग रहा है आजकल वो लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर, ताकि जिसमें हम एक बार इन्वेस्टमेंट करें और हम उसको बार बार यूज़ करते रहें। जैसे भारत है, भगवान सूर्य हम पर अपना आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही कई देश हैं जिसमें सबसे प्रमुख है अफ्रीका के कई देश। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे देशों के साथ जहाँ पर सूर्य का रोशनी काफ़ी देर तक हमें मिलती है, उनके साथ मिलकर हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जिसमें कि ऊर्जा की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो सके। इसी को लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। भारत और फ्रांस इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। हमारी मूलभूत समस्याएं क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या कर रहा है हमारी मूलभूत समस्याओं को सुधारने के लिए? मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश की और भारत जैसे अन्य विकासशील या अविकसित देशों की जो मूलभूत समस्या है, भूख है, पानी है, ऊर्जा है जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी किया था, पर्यावरण है और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य है। तो अब आप ये देखिए, जैसे हमारे खेत जो हैं आजकल अगर हम देखें कई सारे देशों में दो प्रक्रियाएं चल रही हैं, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, और उसकी वजह से हमारे खेतों की संख्या कम होती जा रही है, खेती में जो लोग काम करते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सहित दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तो विकट समस्या है। एक तरफ खेती का एरिया कम हो रहा है, वर्कफोर्स कम हो रहा है और जिनको खाना खिलाना है वो नंबर बढ़ता जा रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें खूब सारे तकनीकी प्रयोग उसमें करने पड़ेंगे। हमें किस में करने पड़ेंगे कि जो फसल कटने के बाद हमारे खाने की टेबल पर आते आते समय आज की तारीख में लगभग 30% खाने का नुकसान होता है, अगर हम उसको कम कर सकें। बहुत सारी फसल ऐसी हैं जो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं, अगर हम उनकी लाइफ बढ़ा सकें, हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे सकें ताकि हम ऐसे उत्पादों को बहुत जल्दी जहां उनकी ज़रूरत है वहां पहुंचा सकें। इसमें कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी आता है, फूड का इरेडिएशन भी आता है। जैसे हमारा दूध है, आलू है, जो हमारी ऐसी सब्जियां हैं जो हम कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखना चाहते, उनको हम इरेडिएट करके लॉन्ग टाइम तक सकते हैं। पैकिंग टेक्नोलॉजी का भी उसमें काफ़ी योगदान है कि किस तरीके से हम पैकिंग करके उनको बढ़ा सकें। हेल्थ केयर का ये है कि सभी के पास हेल्थ केयर की सुविधा होनी चाहिए, कि न केवल चिकित्सा सुविधा बल्कि जो दवाइयाँ हैं वो भी ही सस्ते दामों पे आए। तो उसके लिए हम रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। इसी में मैं बोलना चाहूँगा, ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि पेटेंट ना हो और वो दवाई सभी को उपलब्ध हो ताकि हम बहुत सस्ते दामों पर इलाज कर सकें। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस को हम कहते हैं गरीब आदमियों की बीमारियां, पुअर मैन डिसीज। इसलिए अमीर देश उस पर पैसा नहीं लगाना चाहते, तो हम उसको ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी के थ्रू उसका कार्यक्रम चला रहे हैं। तीसरा समस्या है पानी का। पानी तो बहुत है, 70%, 2/3 धरती जो है वो पानी से घिरी हुई है, लेकिन मीठा पानी कितना है, ताजा पानी कितना, वो बहुत सीमित मात्रा में है और उसका भी अधिकतर भाग जमा हुआ है ग्लेशियर्स में, बर्फ में। बहुत कम पानी है जो हमारा जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है या नदियों में है या हवा में है। हम हवा वाले पानी को भी गंदा कर रहे हैं, नदी वाले पानी को भी गंदा कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर को हमने ज़रूरत से ज़्यादा निकाल लिया है। इसीलिए कई सारे जगह जहाँ पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि पंजाब, वहाँ अब बीमारियाँ हो रही हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नेचर का सिस्टम है, हालांकि हम रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, बट ये हमारी मूलभूत समस्या है। और एक चौथी समस्या है पर्यावरण की। जो तराई रीजन में रहते हैं उनको पता है आजकल हमारी सर्दियाँ कितनी खतरनाक होती हैं और हवा में घुटन होती है, तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये खाना पीना, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और पर्यावरण, ये हमारी मूलभूत समस्या हैं और इन सभी पर हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर रहे हैं। हम दूसरे देशों की भी समस्याएं समझ रहे हैं कि भाई उनकी क्या समस्या है और हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं जो हम उनको दे सकें। जैसे कि अफ्रीका में, एशिया में हम अपनी तरफ से कोशिश करके उनको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंडिया में हम अपने लोगों को दे रहे हैं। अभी आपने बात की इन्वायरमेंट की, तो हमारे देश के विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ प्रदूषण बढ़ रहा है और पूरा विश्व ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी महंगा है। तो इस क्षेत्र में क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो इस समय आ रही है वो किस तरीके से हम वायुमंडल में कार्बन को रिलीज कर रहे हैं, और सारी दुनिया में समय समय पर इस पर चर्चा होती रहती है। सभी देशों ने ये प्रण लिया है कि एक पर्टिकुलर समय तक वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का मिलाना कंट्रोल कर लेंगे, और इसको हम बोल रहे हैं नेट जीरो। तो नेट जीरो स्टेज इंडिया ने कमिट किया है 2070 के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज हमारे गाँव में गोबर गैस चलती है, हमारे कोयला जलता है, पेट्रोल चलती है, हम धीमे धीमे इनका प्रयोग कम कर देंगे और इनकी जगह हम क्या लेके आएंगे, बायोफ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, वो है हाइड्रोजन। तो धीमे धीमे हम इनका प्रयोग बढ़ाएंगे। तो आजकल आप देखिए खूब सारी काम हो रहा है बैटरी के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि पहले फटफट चलती थी, आजकल बैटरी रिक्शा चलता है। तो हालांकि लाइफ तो स्मूथ हुई है, थोड़ा सा हवा में प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो धीमे धीमे हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम अपने पर्यावरण को गंदा ना कर पाए, ऐसी सरकार के पास ठोस योजनाएं हैं और जब वो कार्यान्वित हुई तो हम स्वस्थ वातावरण में जी पाएंगे। इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 में विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है? G20 जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें दो तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसमें दो डिफरेंट ट्रैक हैं। एक ट्रैक को बोला गया है S20 या साइंस 20, दूसरे ट्रैक को बोला गया है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो जो साइंस 20 ग्रुप है वो सरकार उसमें सीधे सीधे भाग नहीं ले रही, उसमें हमने वैज्ञानिकों को भाग लेने के लिए बोला है।
तो साइंस 20 में जो चर्चाएं हो रही हैं वो दुनिया भर में के वैज्ञानिक आकर उसमें सलाह बात कर, रिसर्च एंड इनोवेशन में जो बातचीत हो रही है वो दुनिया भर के विज्ञान मंत्रालय के लोग आ रहे हैं उसमें। तो ये एक मूल डिफरेंस है। G20 दुनिया के सिर्फ 20 देश हैं, लेकिन वो 20 ऐसे देश हैं जो दुनिया की 85% इकोनॉमी संभालते हैं जी। इसका मतलब ये 20 देश जो है मिला के औद्योगिकीकरण भी करते हैं और प्रदूषण भी करते हैं जी। और दुनिया के बाकी देशों को ऊपर इनका काफ़ी प्रभाव है। तो G20 प्लेटफॉर्म आप ऐसा मान सकते हैं कि उन समस्याओं को जिक्र कर रहा है जो दुनिया भर के लिए हैं, चाहे आप उस G20 मेंबर हैं या नहीं हैं, लेकिन जो डिस्कशन होगा, जो सरकार इसमें कमिट करेगा, उसको सारी दुनिया में लागू करेंगे जी। तो विज्ञान के क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, जो हमें मिलेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसलेशन से, इकोनॉमी जो हमें मिलेगी समुंदर से जी। तो जब हम ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नए मटेरियल्स की, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। तो इन विषयों पर इस साल G20 में हमने बातचीत की है। हमें इसका फ़ायदा एक और हुआ है क्योंकि भारत इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहा है और हमें मौका मिला दुनिया भर के वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिक अधिकारियों को ये दिखाने के लिए हमारी क्षमताएं क्या है। तो इसके लिए हमने 11 जगह देश के 11 शहरों में S20 और RIIG का आयोजन किया है। लोगों को अपनी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं दिखाई हैं, उसमें उनका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बूस्ट हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में जब हम G20 के प्रेसिडेंट नहीं भी होंगे तब भी हमें उनके साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम दूसरे क्षेत्रों में भी जो G20 के दूसरे सेक्टर हैं, जैसे शिक्षा वाला क्षेत्र है या व्यापार वाला क्षेत्र है, उसमें भी जाकर हम बता रहे हैं, जैसे शिक्षा में हम बता रहे हैं किस तरीके से वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दे सकते हो। ट्रेड में हम बता के आ रहे हैं कि जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनसे व्यापार कैसे कर सकते हैं जी। यदि हमारे कोई श्रोता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहें तो किससे संपर्क कर सकते हैं? हम कई तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं, जिसमें कई बार हम युवा वैज्ञानिकों का सम्मेलन करते हैं, जिसके लिए हम अखबारों में इश्तेहार देते हैं और उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कभी भी जाकर देख सकते हैं कि क्या हम नए प्रपोजल किस तरीके से बुला रहे हैं जी। और जो है, हालांकि डिपार्टमेंट सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं भाग लेने के लिए, एक बार मेरा सजेशन है हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखिए, अपने पसंद का एक प्रोग्राम चुनिए। उस प्रोग्राम के अंत में लिखा होगा कि कौन सा अफसर डिपार्टमेंट का उस प्रोग्राम को देख रहा है और उसका ईमेल क्या है। तो उसके माध्यम से आपके श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम मुख्य रूप से 3 तरीके से हैं। इंडिविजुअल प्रोग्राम, जिसको आप फेलोशिप भी कह सकते हैं, वर्कशॉप वगैरह में जाने के लिए बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के प्रोग्राम भी होते हैं और रिसर्च का ट्रांसलेशन भी होता है। तो इस तरीके से हमारी पहुंच स्कूल में क्लास 6 के बच्चे से शुरू होती है जी। जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की और फैकल्टी के अलावा हम लोग NGO के साथ भी काम करते हैं, इंडस्ट्री के साथ भी काम करते हैं। तो सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रेन ड्रेन को किस प्रकार से ब्रेन गेन में परिवर्तित करने का प्रयास किया? भारत सरकार ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसका नाम रखा वैभव, विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन। तो हमने क्या किया कि क्योंकि भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं दुनिया भर में, वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए, तो हम ये तो उनसे नहीं कह सकते कि आप अपनी नौकरी छोड़ के भारत में आइए, लेकिन क्योंकि उनमें सभी में भारत के लिए काम करने की इच्छा है, तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहा है कि जिससे जो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं वो भारतीय संस्थानों के साथ जुड़ सकें, साल में 1 महीना यहाँ आए, दिशा निर्देश दें किस तरह का काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए और किस तरह की शोध होनी चाहिए। अगर वो यहाँ के कुरिकुलम में कोई चेंज चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। संजीव वार्ष्णेय जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और श्रोताओं को नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में इतना ही। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।